हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ममता में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एनसीएफ 2005 जो कि अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज रहा है। और वो बात करता है पाठचर्या की, मतलब पाठ्यक्रम प्लस पाठ सहगामी क्रियाएँ। सिलेबस होगा और उसकी एक्टिविटी, मतलब बच्चों की एक्टिविटी सबको ध्यान में रख के ही सिलेबस को तैयार किया गया है। अलग अलग क्लास के स्तरों के लिए अलग अलग तरह की बुक पब्लिश करता है एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, तो वो था पिछले वीडियो के बारे में। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्ट 2009 जो कि एनसीएफ का ही एक पार्ट कहे तो। एनसीएफ क्या है, ये पूरा मतलब संपूर्ण है जो प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक तक की बात करता है। ठीक है, उनकी सिलेबस के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में। लेकिन ये आरटी एक्ट 2009 बात करता है ये एक स्पेशल एज ग्रुप के बच्चों की, जो कि देखा जाए तो वो एनसीएफ का ही एक पार्ट है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्ट 2009। अगर देखा जाए तो किसी भी विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत होती है वहाँ के युवा एवं बच्चे। और अगर बचपन में उनको शिक्षा वो अर्जित ही ना कर पाएँ, या यूँ कहे तो उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, ठीक है, वंचित रह जाए वो, तो देश का भविष्य क्या होगा। ठीक, तो और प्राचीन काल से ही देखा जाए तो हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है। लेकिन कुछ विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे आए और हमारे पुस्तकालयों को जला दिया और गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता गया और कई सारे बच्चे उस शिक्षा से वंचित होने लगे और साक्षरता दर कम हो गई। फिर उसके बाद कई समितियाँ भी बनी, कई अभियान आए, लेकिन वो भी बहुत सक्सेस नहीं हुए, जिसमें बात कही गई प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। जैसे ले लिया जाए सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हरटांग समिति एक आई थी 1929 में। ठीक है, हरटांग समिति, एक हरटांग समिति आई थी 1929 में, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कौन सी समिति में बात की गई, तो वो थी हरटांग समिति। ठीक, और फिर ऐसे ऐसे करके कई सारी जैसे कोठारी कमीशन आया और विश्वविद्यालय आयोग आया, उसमें भी मतलब आधारभूत शिक्षा मिलनी ही चाहिए, सभी में प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2000 से 2001 के बीच में आया था, और लेकिन वो असफल रहा था। ठीक है, तो वो हो इनकी बात, अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसके बारे में वीडियो एक अलग से बना दूंगी। फिलहाल पढ़ते हैं अभी आरटी एक्ट 2009 के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है आरटी एक्ट, कैसे आया, कैसे बना, कहाँ जुड़ा है। ठीक है, उनके उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं, और शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएँ थी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नागरिकों को प्रदान किए 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं। तो उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों में से एक है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके अंतर्गत 2002 में भारतीय संविधान जोड़ा गया, संशोधन हुआ 86वां। ठीक, और उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया भाग 3 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सबसे अहम बन जाता है, इसको याद रख सकते हैं आप। में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। और ये बात करता है स्पेशल एज ग्रुप, मतलब 6 to 40 ईयर के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे अहम पॉइंट इसका यही रहा है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा मिले। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे देश में ये लागू किया गया। फिर आते हैं आरटी एक्ट लागू करने के बाद भारत जो है वो 135 देशों की सूची में शामिल हो गया। इसके पहले 134 देश थे, 134 देश ऐसे थे जहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी, और 135वां देश कौन बना? भारत। ठीक, जहाँ पे अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा बच्चों के मिले, इस तरह का प्रावधान बनाया गया। फिर देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे 6 to 40 मतलब प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों की जो आयु होती है वहाँ तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट है निजी विद्यालय, मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूलें चलाई जा रही हैं वहाँ 6 to 40 ईयर के उम्र के जो भी बच्चे हैं, गरीब हैं, उसमें 25% जितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं,
ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जितनी फ़ीस वसूल रहे हैं उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा और हो सकता है आपकी स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाए। और अगर फिर पुनः संचालित करना है तो फिर उस हिसाब से 1 लाख रुपए और डेली के हिसाब से 10,000 जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये थी प्राइवेट स्कूलों की बात, जिसमें 25% तो बच्चों वहाँ पे गरीब बच्चे होने चाहिए, वो भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए स्कूल, ठीक है। फिर आते हैं कुछ विशेषताएं हैं इनकी, जैसे दिव्यांग बच्चों की उम्र जो होगी वो 14 से 18 की गई, मतलब कि हो सकता है दिव्यांग वो लेट से एडमिशन ले या किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आप वो 6 में पढ़ रहे हैं और 14 ईयर के हो गए हैं तो आप स्कूल से उन्हें बाहर निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दिव्यांग बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल रह के ही वो शिक्षा लेंगे। 8 क्लास तक उनकी शिक्षा कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। तो इनकी एज जो है, स्पेशल बच्चे हैं तो उनकी एज जो है 14 से 18 की गई। फिर नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र एवं राज्य मिल के उठाएंगे, ठीक है, केंद्र एवं राज्य की होगी। फिर थर्ड है बच्चों की स्क्रीनिंग शुल्क माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। एडमिशन के टाइम पे जब आप बच्चों को एडमिट कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, ना तो उनसे कोई फीस ली जाएगी किसी प्रकार की, ना कोई साक्षात्कार माता पिता का होगा, ठीक है, ना कोई इंटरव्यू होगा किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, मतलब इस तरह के कोई कागज पत्र नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह आप करते हैं तो आपको उस स्कूल को 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर पूरा करते पकड़े गए तो 50,000। इस तरह से कई कानूनी प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं कि इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार उन्हें प्रवेश देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे 6 या 8 क्लास किसी वजह से अगर एडमिशन लेट से ले रहे हैं तो आप उन्हें फर्स्ट से एडमिट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर वो 7 ईयर का है और 2 क्लास में एडमिट होने लायक है, क्योंकि 7 ईयर के बच्चे 2 क्लास में ही जाएंगे, तो इस तरह से आप उसको एडमिट करेंगे 2 क्लास में ही, ठीक है, 2nd क्लास में एडमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप शुरू से उसको एडमिशन देंगे, तो उनकी आयु वर्ग के अनुसार ही एडमिशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक दंड पर रोक है। किसी प्रकार का मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देंगे आप उन्हें, ठीक। फिर नेक्स्ट है विद्यालय न जाने वाले या विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मतलब ये जब आया तो ये आया कि एक ट्रेन टीचर होना चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा इन्हें, ठीक है। जो किसी वजह से बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया या कोई भी वजह हो सकती है तो इसमें जो है वो ट्रेन टीचर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, जिसमें सिलेबस के साथ साथ उनकी एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आया था, इसको सहयोगी बनाया गया, ये आया था 2000-2001 के करीब बीच में, तो उतनी सफल नहीं रही ये, मतलब इसका शिक्षा का स्तर उसमें गिरता गया, बच्चे स्कूल छोड़ने लगे या बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी वहाँ पे। तो इसको जो है इसका 2000 RT एक्ट 2009 का इसको सहयोगी बनाया गया और ये सफल भी रहा इसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट है बच्चों को उनके निवास क्षेत्र से मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर पे प्रारंभिक स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर पे माध्यमिक। मतलब 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए 1 to 5 क्लास में हैं, ठीक। तो वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी वजह से हो सकता है नहीं हो, ठीक, तो या तो आप वाहन की व्यवस्था करवाएंगे या फिर वहाँ पे छात्रावास मतलब हॉस्टल होना चाहिए बच्चों के लिए, तो इस तरह से वहाँ पे इसकी उपलब्ध कराएं। फिर नेक्स्ट है किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण करने पर रोका जाए। किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेल करके आप फिर से पुनः वहीं उसी क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, उन्हें आगे क्लास में एडमिशन देंगे। मतलब फेल करने पे पूरी तरह से रोक है इसमें, आप बच्चों को फेल नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है शिक्षक और विद्यार्थियों का जो रेशियो है वो 1:30 है। कभी कभी हो सकता है कभी 1 बच्चे 2 बच्चे बढ़ जाएं तो इसमें ऐड किया जा सकता है, बट यहाँ रेशियो जो बताया गया है 1:30 बताया गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट है
शिक्षकों की कुछ भूमिकाएं हैं इसमें, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या होगी। ऐसा ना हो कि शहर को स्पेशल बनाया जाए कि हाँ भैया शहर के बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर अच्छे होंगे या ट्रेन टीचर ढेर सारे हों, तो ऐसा नहीं है। ग्रामीण में जिस हिसाब से बच्चे हैं और वहाँ पे टीचर हैं उसी हिसाब से शहरों में भी होने चाहिए। शिक्षक के लिए एक कक्ष और प्रधानाचार्य के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक। और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था हो। इस तरह से कई सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव, आपदा प्रबंध आदि कार्यों पर शिक्षकों की जो भूमिका होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। मतलब किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब किसी निजी शैक्षणिक संस्थान में आप वहाँ पे किसी काम के लिए वहाँ पे उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और आप लोग जानते ही हैं कि विधानसभा, लोकसभा इस तरह की या जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी जरूर लगती है, तो वहाँ पे इनकी भूमिका सुनिश्चित करता है शिक्षकों की, वहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा RT एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009। फिर इसको संशोधन भी किया गया कब, 3 जनवरी 2019 को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा की बात क्यों की गई है, क्योंकि ये बालकों के लिए ही है, मतलब 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए है जो कि बालक ही होते हैं, ठीक। तो इसमें संशोधन या अध्ययन हुआ 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया। और इसमें बात की गई 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशल क्लास की बात यह है कि 5वीं व 8वीं कक्षा में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, 5वीं या 8वीं कक्षा में, इस मतलब कि सिर्फ 5वीं और 8वीं की बात हो रही है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा करने का अवसर फिर से मिलेगा, ठीक है। आप 2 माह के भीतर उनका एग्ज़ाम फिर से आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये रहा RT एक्ट 2009, जिसमें बात की गई है कि स्पेशल एज ग्रुप के बच्चों की, मतलब 6 to 40 ईयर के ही बच्चों की इसमें बात की गई है, उनको कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक आधारभूत शिक्षा, एक बेसिक शिक्षा जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको पारित किया गया था RT एक्ट को, क्योंकि शिक्षा जो है वो सभी तक नहीं पहुंच रही थी और इसीलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई कि आप किसी प्रकार की कोई फीस या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही एडमिट हो सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं आपको खुद दी जाएंगी सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य इस शिक्षा को मुहैया कराएगी, ठीक है, इसका खर्च उठाएगी। तो और इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला है श्रमिकों के बच्चों को, या बाल श्रमिक हो गए, गरीब बच्चे हो गए, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, जैसे दिव्यांगता हो गई, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम हो गई, सांस्कृतिक हो गया। तो इस तरह कई कारण थे जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, वंचित हो रहे थे। और फिर RT एक्ट आया जो उनको इस तरह से इसमें लाभ मिला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।